फोर्टिस हॉस्पिटल इन गुड़गांव, ये ऐसा हॉस्पिटल है यहाँ पे हर स्टूडेंट जाना चाहता है और चाहे भी क्यों ना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ है जो फोर्टिस गुड़गांव आपको देता है। और पर्सनली मुझे भी ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं 2 दिन पहले यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए गया था। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस हॉस्पिटल के बारे में मैं आपको बताऊँगा। इस वीडियो में आगे हम बात करने वाले हैं हॉस्पिटल के बारे में, वहाँ पे कौन कौन बंदा अप्लाई कर सकता है, वहाँ पे वैकेंसीज चल रही है कि नहीं चल रही, वहाँ पे आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी। और उसके बाद हम बात करेंगे कि इंटरव्यू में मुझे क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इंटरव्यू का, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें इंक्लूड करेंगे। ये जो हॉस्पिटल है ये गुड़गांव में बना हुआ है, बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है और काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। और इसमें अगर आप जाना चाहते हो तो आपको हरियाणा की रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। अगर आप ज्वाइन जैसे आज करते हो तो ज्वाइनिंग के बाद वो आपको बोलेंगे कि हरियाणा की रजिस्ट्रेशन जो है आप अप्लाई कर दो, और जो आपको एक टेम्प्रेरी नंबर मिलेगा वो आपको वहाँ पे सबमिट करना होगा। उसके बाद आप वहाँ पे जॉब कर सकते हो। तो अगर सैलरी की बात करें तो 25,000 से 26,000 तक सैलरी देते हैं ये फ्रेशर स्टाफ को। तो पर्सनली मुझे ये क्यों अच्छा लगा, क्योंकि एक तो इसकी सैलरी अच्छी है, दूसरी इसकी लोकेशन जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, तीसरी जो इसका एक्सपीरियंस है वो बहुत मैटर करता है क्योंकि काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, काफ़ी ज़्यादा बेड है इसमें। और चौथी जो चीज़ है इसका वर्क इन्वायरमेंट, क्योंकि वहाँ पे 2-3 जने हैं जिनसे मैंने बात करी जो ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है। अगर मैं मैक्स से कंपेयर करूँ उनको तो उससे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक वर्क इन्वायरमेंट जो आपको मिलता है, मेंटली आपको इतना ज़्यादा मतलब टॉर्चर वो नहीं करते हैं कि आपको मतलब वहाँ पे काम करने में दिक्कत आए। तो बहुत ही फ्रेंडली सा मतलब वहाँ पे इन्वायरमेंट है, तो आप अच्छे से वहाँ पे एडजस्ट हो जाते हो। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप पास में कहीं से आते हो, पास में क्या अगर दिल्ली से भी आते तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि येलो लाइन के ऊपर जो लास्ट वाला हुड्डा सिटी सेंटर है उसके बिल्कुल फ्रंट में, जैसे ही आप हुड्डा सिटी सेंटर से बाहर निकल रहे हो आपको सामने दिख जाएगा फोर्टिस, है ना, बड़ा सा लोगो लगा है। जस्ट आपको क्या करना है, उससे बाहर निकलना है, जाना है अंदर और सामने आपको फोर्टिस के अंदर एंटर कर देना है। तो मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और उससे जो सबसे बड़ी चीज़ है, आपको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आप दोनों के लिए हॉस्टल वो प्रोवाइड करते हैं, मेल फीमेल के लिए। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, अगर आप बाहर रहते हो पीजी लेके, रूम लेके, है ना, जहाँ पे जैसे मैं रह रहा हूँ तो मुझे 6,000 अपने रूम का रेंट देना पड़ता है ना, तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो एकदम से आपके हाथ में चला जाता है। तो अगर आपकी 25,000 सैलरी लगी है, उसमें से 6-7 हज़ार आपका इसमें चला गया, फिर खाने में 3-4 हज़ार चला गया, है ना, फिर डेली जाने आने का और खाने का पीने का, बाहर घूमने चले गए, तो काफ़ी सारा खर्चा होने के बाद आपके पास 10,000 ही बचते हैं। लेकिन फोर्टिस गुड़गांव में अगर आप जाते हो एज ए मेल स्टाफ तो आपको 1,000-1,500 के अंदर ही हॉस्टल मिल जाता है, तो आपके मोस्टली पैसे सेव हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आप मेल स्टाफ हो तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप जरूर फोर्टिस में जाओ, ट्राई करो। अभी हम बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो उन्होंने मुझसे पूछे थे। काफ़ी सारे क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछे थे, तो मे बी आपको भी ये सारे क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपकी बहुत हेल्प करेंगे। और मेरे पास इनका क्वेश्चन पेपर भी है 2, तो अगर पर्सनली आप चाहते हो तो उसके लिए आपको मेरा कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मेरे कोर्स के अंदर आपको मैं सारे इंटरव्यू के दौरान कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो भी दूंगा, प्लस इनके जो क्वेश्चन पेपर है जो आपको वहाँ पे आएगा तो वो भी मैं आपको दूंगा, लेकिन वो सारा उन्हीं को मिल सकता है जो मेरा कोर्स ज्वाइन करते हो। अगर आप कोर्स ज्वाइन नहीं कर सकते हो तो आपके लिए फ्री में यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मैंने डाली हुई है। तो चलो अभी हम बात करते हैं कि इंटरव्यू में मुझसे उन्होंने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे थे। तो जैसे ही मैं अंदर एंटर करा, है ना, उनसे मैंने पूछा कि मैं कम इन, तो उन्होंने मुझे बोला कि आ जाओ। तो बैठते ही आपको जो सबसे पहला काम करना होता है, उनको थैंक यू करना होता है, उनको विश करनी होती है टाइम के अकॉर्डिंग। अगर आप मॉर्निंग है तो मॉर्निंग, आफ्टरनून है तो आफ्टरनून, इवनिंग है तो इवनिंग, है ना। तो उसके बाद जो है उन्होंने मुझे जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, उन्होंने मुझसे पूछा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो मैं जैसे अपनी हर वीडियोस में बताता हूँ कि इंट्रो के दौरान आपको बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा बताने की ज़रूरत नहीं कि मेरी ये हॉबीज़ है, मुझे ये चीज़ें पसंद है, मैं ऐसे पढ़ाई करता रहूँ। ये बस जैसे मैंने उनको बोला था कि माय नेम इज़ गुरदेव सिंह एंड आई एम फ्रॉम अमृतसर पंजाब। आई हैव डन माई BSc फ्रॉम अमृतसर इन SVM कॉलेज। तो उसके बाद मैंने उनको बताया कि मुझे 5 मंथ का एक्सपीरियंस है, मैंने 5-6 मंथ किसी हॉस्पिटल में काम करा है, वहाँ पे थोड़ा मुझे एक्सपीरियंस है। उसके बाद वहाँ से मैंने छोड़ दिया, अपने आप को और इम्प्रूव करने के लिए मैं दिल्ली वाली साइड पे आ गया। तो काफ़ी मेरे दोस्त थे जिन्होंने मुझे सजेस्ट करा था कि जो फोर्टिस हॉस्पिटल है वो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, तो अगर आपको जाना है, ज्वाइन करना है तो वहीं से अपना करियर स्टार्ट करो। तो इसलिए मैं यहाँ पे आज इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ। तो ऐसे करके मैंने अपने आप को रिप्रेजेंट करा और अपने बारे में बताया और थोड़ी सी
उनकी तारीफ भी कर दी। उनका जो सेकंड क्वेश्चन था वो था कि विच टाइप ऑफ पेशेंट डू यू हैव सीन ड्यूरिंग योर जॉब। तो उनको फिर मैंने बताया वही, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आप उनको कैटेगराइज कर सकते हो ना। अगर आपको अब उनको बताते हो कि मैंने ट्रेनिंग ली है या ये लिया, जो जहाँ पे भी आपने जॉब करी है, अगर ट्रेनिंग भी लिया तो भी तो आप कैटेगराइज कर सकते हो अपने पेशेंट्स को, है ना। जैसे आपने न्यूरो वाले पेशेंट देखे हैं, उसके बाद नीचे आते हो मैंने कुछ हार्ट के पेशेंट देखे हैं, गैस्ट्रो के, पल्मो के, है ना, नेफ्रो के और मतलब ऑर्थो के, ऐसे टाइप के। तो जो मैंने उनको बताया था, मैंने उनको ज़्यादा कुछ नहीं बताया। मैंने उनको बताया कि मैंने सीसीयू में तो 1-2 महीने मैंने सीसीयू में काम करा है। वहाँ पे एमआई वाले पेशेंट आते थे, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी वाले आते थे। उसके बाद कुछ गैस्ट्रो के सीएलडी वगैरह पेशेंट, कुछ नेफ्रो के सीकेडी पेशेंट, एकेआई वाले पेशेंट। तो वहीं पे उन्होंने मुझे स्टॉप करके पूछा कि सीकेडी क्या होता है ना। तो सीकेडी के बारे में मैंने उनको बता दिया, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है। फिर उन्होंने पूछा कि इसके सिम्टम क्या क्या होते हैं, है ना। तो सिम्टम में मैंने उनको बता दिया कि पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है, पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गई, पेशेंट को अगर डायलिसिस नहीं करेगा इतने वीकली तो फिर ज़्यादा दिक्कत होती है, एजोटीमिया हो जाता है, ब्लड में जो भी मतलब टॉक्सिक चीज़ें हैं वो बढ़ने लगती है, यूरिया ब्लड, है ना, क्रिएटिन, ये सारी चीज़ें बढ़ने लगती है। तो ऐसे ऐसे करके मैंने उनको थोड़ा बता दिया ना कि सीकेडी ऐसे से। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा सीकेडी पेशेंट की मैनेजमेंट कैसे करते, मतलब क्या करते हैं डॉक्टर जब क्रिएट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो फिर मैंने उनको बताया कि मैम 2 तरीके होते हैं, तो या तो किडनी ट्रांसप्लांट होता है या फिर डायलिसिस पे पेशेंट को लेते हैं। तो उन्होंने वहीं पे मुझे रोक के फिर डायलिसिस के बारे में पूछ लिया। मतलब मेरे क्वेश्चन से क्वेश्चन वो बनाते गए, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था, क्योंकि मैं खुद चाहता था कि वो यही क्वेश्चन पूछे। तो ये आपके ऊपर है कि आप ये चीज़ कैसे डिसाइड करते हो ना। जैसे उन्होंने सीकेडी के ऊपर आ गया तो मुझे हर चीज़ का पता था सीकेडी के बारे में, तो मैंने इसलिए सीकेडी को लास्ट पे बोला। मुझे पता था कि वो इसी में से कुछ ना कुछ पूछेंगे, तो मैं बहुत श्योर था कि मुझे पता है सीकेडी वाले पेशेंट की कैसे ट्रीट करते हैं, क्या होता है, क्या सिम्टम आते हैं। तो मैं इसलिए मैंने लास्ट पे हाईलाइट करके सीकेडी की पिच थोड़ी सी हाई करके बोला, जिसकी वजह से उन्होंने पूछा अच्छा सीकेडी के बारे में बताओ। फिर जब मैंने ये चीज़ें बताई, फिर मैंने पहले ट्रांसप्लांट, उसके बाद मैंने बोला कि मैम सबसे मेन जो करते हैं वो डायलिसिस करते हैं। डायलिसिस के ऊपर मैंने थोड़ी पिच हाई कर दी। उन्होंने बोला ओके, तो फिर डायलिसिस के बारे में बताओ। फिर मैंने उनको वही चीज़, क्योंकि मैं खुद ही उनको ये चीज़ पे लेके आया था, फिर मैंने डायलिसिस के बारे में पूरा बता दिया कि डायलिसिस ये एक मशीन होती है जिसमें ब्लड को हम प्योरीफाई करते हैं, है ना। वो सारी चीज़ें करते हैं जो कि किडनी नहीं कर पाती है, और वो सारा जो भी डायलिसिस का प्रोसेस था वो मैंने उनको बता दिया। तो फिर वहाँ पे उन्होंने ख़त्म कर दिया। उसके बाद उन्होंने मेरे से नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा वो पूछा BLS क्या होता है। BLS के बारे में मैंने बताया कि मैम बेसिक लाइफ सपोर्ट होता है। तो फिर उन्होंने पूछा कि क्या क्या इसमें करते हैं, कैसे। तो इसमें एक चीज़ आपको सबसे मेन ध्यान में रखनी है, जैसे अगर आपसे जितना वो पूछते हैं उतना ही आपको बोलना है। जैसे BLS है, उसके साथ मुझे ये नहीं बोलना है कि मैम एक BLS होता है, ACLS होता है, BLS का मतलब ये है, ये हम ये इसलिए यूज़ करते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें आपको अपने से नहीं बोलनी। जैसे कि उन्होंने मुझे पूछा कि व्हाट इज़ BLS, तो मैंने बता दिया कि बेसिक लाइफ सपोर्ट, बस। उसके बाद फुल स्टॉप, मैं आगे नहीं बोला कुछ। फिर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि अच्छा इसमें क्या करते हो आप। तब मैंने उनको बताया जैसे आगे हम BLS क्यों करते हैं। जब कोई पेशेंट कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, कोई पेशेंट बाहर आपको दिखता है, सबसे पहले सीन सेफ्टी करते हैं। अगर बाहर कहीं है पेशेंट, रोड पे या कहीं भी ऐसे हो गया है, तो सबसे पहले तो सीन सेफ्टी करनी है, पेशेंट को पहले सेफ करना है, सेफ जगह पे पहुंचाना है। मैंने उनको बताया कि मैं उनकी कैरोटिड पल्स चेक करूंगा। उसके बाद अगर मुझे पल्स नहीं मिलती है कैरोटिड वाली, तो फिर मैं कॉल फॉर हेल्प, और साथ में मैं CPR स्टार्ट कर दूंगा, साथ में ब्रीथ देंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने उसको बताई है ना। तो उनके बाद उन्होंने पूछा कि ओके ठीक है, CPR के बारे में बताओ, CPR की नॉर्मल रेशो क्या है, CPR की रेशो क्या है। तो वो मैंने उनको बताया 30:2 जो होती है, और कितने, उन्होंने पूछा कितने कंप्रेशन देने होते हैं मिनट के अंदर। तो वो मैंने उनको बताया कि 100 to 120 जो कंप्रेशन है वो हमें देने होते हैं। उसके बाद उनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था हाई रिस्क मेडिसिन के बारे में। तो हाई रिस्क मेडिसिन हो गया, CPR हो गया, है ना, और कौन कौन से पेशेंट आपने देख रखे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो हाई रिस्क मेडिसिन आप हमेशा ही याद करके जाना, और इसके साथ साथ हाई रिस्क और इमरजेंसी मेडिसिन दोनों को ही आपको पढ़ के जाना है, और दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो जो उन्होंने मुझसे पूछा था कि हाई रिस्क मेडिसिन के बारे में बताओ, तो वो मैंने उनको बता दिया कि ऑल कीमोथेरेपी मेडिसिन। उसके बाद मैंने बताया कि ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स मेडिसिन, जैसे कि पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एट्रोपिन, एपी, और काफ़ी लंबी लिस्ट मैंने उनको बता दी। तो फिर उनको जब पता चल गया कि हाँ भाई इनको काफ़ी सारी मेडिसिन पता है, तो फिर उन्होंने मुझसे आगे नहीं पूछा है। तो मैं वेट कर रहा था कि शायद एक्शन भी पूछें
कि ये मेडिसिन का क्या एक्शन है, उसका क्या एक्शन है, लेकिन एक्शन उन्होंने नहीं पूछा। तो इस चीज़ में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर आप उनको हाई रिस्क मेडिसिन कोई भी बता रहे हो, A to Z, मतलब कोई भी आप लगा लो, जितनी भी आपने मेडिसिन बताई, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि आप वही मेडिसिन उनको बताओ जिसका आपको एक्शन पता है। ये ना हो कि आपने उनको कोई ऐसी मेडिसिन बता दी जिसका आपको एक्शन ही नहीं पता है ना, कि वो क्या काम करती है, किस लिए वो काम आती है। जैसे आप लिडोकेन बोल देते हो कि इंजेक्शन लिडोकेन, तो आपको अगर पता ही नहीं है कि लिडोकेन किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, तो वहाँ पे आप फंस जाओगे, है ना। तो यही था हाई रिस्क के बारे में। और उसके बाद उन्होंने मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि नारकोटिक्स मेडिसिन क्या है, कौन कौन सी मेडिसिन है जो कि नारकोटिक्स के अंदर आती हैं। तो मैंने उनको बताया फेंटानिल, पैथिडिन और मॉर्फिन जो कि नारकोटिक्स के अंदर आते हैं। फिर उन्होंने मुझसे फेंटानिल के एक्शन पूछा, मॉर्फिन के एक्शन पूछा। तो ये चीज़ें आपको भी पढ़ के जानी है कि तो ये जो फेंटानिल है ये भी हम पेन में देते हैं, पेशेंट को एक्सेसिव पेन में दे सकते हैं। मॉर्फिन भी आप पेशेंट को एक्सेसिव पेन में दे सकते हो ना। और साथ में जो मॉर्फिन है हम तब भी देते हो, कोई MI वाला पेशेंट आता है ना, क्यूट MI करके हमारे पास आता है, तब भी हम देते हैं। तो ये ऑक्सीजन की डिमांड को कम करता है और इसका आपको साइड इफेक्ट पता होना चाहिए कि ये पेशेंट को ब्रेडिपीनिया भी करता है। तो उन्होंने ज़्यादा मेरे से फेंटानिल का ही पूछा था कि फेंटानिल आप कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हो। तो फेंटानिल मैंने उनको बताया पेशेंट को एक्सेसिव पेन है किसी सर्जरी के बाद हम दे सकते हैं, और कोई पेशेंट है जो वेंटिलेटर पे उनको हम यूज़ कर सकते हैं, एट्राक्यूरिम के साथ हम फेंटानिल दे सकते हैं। तो ये चीज़ें मतलब आपको उनको बतानी है अगर जो आपसे पूछते हैं। तो मुझसे उन्होंने यही चीज़ पूछी थी तो मैंने उनको बता दी। तो नेक्स्ट जो उनका क्वेश्चन था वो था कि ड्रॉ ऑफ ब्लड सैंपल, मतलब आपने वायरस देखी होगी है ना, जब हम ब्लड को रिट्रीव करते हैं पेशेंट का ब्लड सैंपल लेते हैं तो हमारे पास काफ़ी सारी वायल्स होती है जिसमें हमने डालना होता है। तो अगर आपने ध्यान दिया हो, अगर आपके पास 5-6 वायल हो तो आपको किस में पहले डालना है किस में बाद में डालना है, वो चीज़ उन्होंने मुझसे पूछी। तो फिर मैंने उनको बताया। तो आपको भी पता होना चाहिए जब भी आप ब्लड को विड्रॉ करते हो, फॉर एग्जांपल मान लो किसी पेशेंट का आपने ब्लड सैंपल लिया है ना, तो अगर हमारे पास 5 वायल है टोटल जो कि हम सारे ही सैंपल भेजते हैं, तो अगर ऐसे आप देखो कि सबसे पहले आपको किस में डालना है, तो अगर सारी वायल्स के अंदर से आपके पास ब्लड कल्चर है तो सबसे पहले आपको ब्लड कल्चर लेना है, ठीक है। अगर ब्लड कल्चर नहीं है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन सबसे पहला जो आपका काम है वो होता है ब्लड कल्चर लेना, ठीक है। अगर आपने सैंपल लिया, सैंपल से पहले सबसे पहले जो ब्लड डालना है वो आपको ब्लड कल्चर के लिए ब्लड निकालना है। उसके बाद जो हमारे पास PTINR वाली वायल आती है उसके अंदर आपको डालना होता है ब्लड। तो उसके बाद जो है आपको प्लेन वायल के अंदर डालना होता है, मतलब जितना भी आपको सीरोलॉजी वाला करवाना है वो सारा प्लेन मतलब येलो वायल के अंदर आपको डालना होता है। और उसके जो बाद आपको डालना होता है वो EDTA में डालना होता है। EDTA में जितने भी हेमेटोलॉजी के जितने भी टेस्ट आते हैं वो सारे EDTA में जाते हैं। तो उसके सबसे बाद में सबसे एंड में आपको ग्रे वायल जो होती है उसके अंदर डालना होता है ना। तो ऐसे करके आपको ड्रॉ ऑफ सैंपल पता होना चाहिए कि अगर मैंने सैंपल लिया है, ये नहीं है कि सबसे पहले आप EDTA में डाल रहे हो और सबसे बाद में आप ब्लड कल्चर वायल में डाल रहे हो ना। ये तो इसलिए ये थोड़ा देखना होता है क्योंकि ब्लड जब भी आप लेते हो ब्लड स्लो क्लॉट होना शुरू कर देता है। तो इसलिए आपको पहले निकालते ही फ्रेश सैंपल जो है ब्लड कल्चर वाली बॉटल में डालना है, ठीक है। तो ये साथ में मैं लिख भी दूंगा तो आप एक बार देख लेना। कि उसके बाद उन्होंने मुझसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था वो था कि IPSG गोल क्या होता है। तो IPSG जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल, तो इसमें हम पेशेंट की सेफ्टी के लिए जो भी गोल बना रखे हैं, पेशेंट को सेफ सिक्योर इन्वायरमेंट देने के लिए, पेशेंट को सारे हार्म से बचाने के लिए, तो ये जो 6 IPSG गोल बना रखे हैं इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल, ये बस पेशेंट की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए बना रखे हैं। और जो उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उनको ऐसे बताया। उसके बाद मैंने उनको 6 के 6 IPSG गोल बताए। तो आपको ये ज़रूर पढ़ के जाना है क्योंकि काफ़ी सारे हॉस्पिटल में आपको ये पूछ सकते हैं इंटरव्यू के दौरान, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में नहीं पूछा, लेकिन इन्होंने मुझसे पूछा और मुझे पता था तो मैंने बता दिया। अगर आपको नहीं पता तो आप वहाँ पे फंस सकते हो। तो उसके बाद जो लास्ट IPSG गोल होता है 6, जिसको हम बोलते हैं कि रिड्यूस द रिस्क ऑफ फॉल, है ना। तो इसके ऊपर उन्होंने फिर जब मैंने लास्ट पे बोला कि फॉल के बारे में, तो फिर उन्होंने पूछा अच्छा फॉल को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, जो कि उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था। तो उसके लिए आपको क्या क्या करना होता है, सबसे पहले एजुकेशन जो है सबसे ज़रूरी है। पेशेंट प्लस उनके अटेंडेंट दोनों को आपको एजुकेट करना है कि आपको फॉल से कैसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। फिर उनको सारी चीज़ें बतानी है कि देखो मैंने बेड की हाइट जो है वो नीचे कर दी है, आपको भी बेड की हाइट नीचे रखनी है ताकि आप गिर ना सको। और उसके बाद आपको कॉल बेल हमने दे दी है। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप सीधा कॉल प्रेस करना है, ये नहीं है कि खुद से उठ के हमारे पास आओ नर्सिंग स्टेशन पे
जस्ट आपको कॉल बेल करनी है। उसके बाद उनको बताना है कि ये वॉशरूम है, ये लाइटिंग है, रात को आपको उठना है तो ये लाइट ऑफ ऑन यहाँ से ऑफ या ऑन करनी है। उसके बाद ये फ्लोर है जो कई बार स्लिपरी होता है, वेट होता है, आप नीचे देख के उतरना है ना। और उसके बाद अगर आप चल नहीं सकते हो तो आपको कॉल करनी है हेल्प के लिए, और हम आएंगे वहाँ से, और जहाँ हमारा कोई स्टाफ आएगा जो कि आपको वॉशरूम तक असिस्ट करेगा। या फिर उनके अटेंडेंट को भी बताना है कि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वहाँ पे आ सकते हो, हमसे पूछ सकते हो। कोई मेडिसिन चल रही है, ख़त्म हो गई है, तो आपको बताना होता है ना। और अपने से कोई मेडिसिन नहीं लेनी है, मतलब हर चीज़ के बारे में आपको एजुकेट करना है ना। और लाइट का सबसे मेन बताना होता है। अगर पेशेंट, कई बार क्या होता है कि जो ज़्यादा एज्ड पेशेंट होते हैं उनको थोड़ा बिहेव जो है बच्चों वाला हो जाता है, वो खुद से उठने की कोशिश करते हैं और बिना लाइट ऑन करे जाते हैं, और स्लिपरी फ्लोर होने की वजह से वो गिर जाते हैं, फॉल हो जाता है, तो फिर आगे बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो उन्होंने मुझसे पूछे, और इन सब का मैंने जैसे आंसर करा वो मैंने आपको बता दिया। तो और आपको कोई भी डाउट हुआ तो मुझसे ज़रूर पूछना, ज़रूर कमेंट करना, मैं आप सबका रिप्लाई करूँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप ज़रूर पढ़ के जाना। और अगर आप पर्सनली आप मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो और आप चाहते हो कि डायरेक्टली हम जाएँ और हमें वो सारी चीज़ें पहले ही मिल जाए जो हमें चाहिए और इंटरव्यू हमारी क्लियर हो जाए, तो उसके लिए आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, मेरा नंबर भी व्हाट्सएप का है, आप सीधा वहाँ पे मैसेज कर सकते हो कि आपको कोर्स ज्वाइन करना है। आगे का प्रोसेस क्या है मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।